नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। और आज जो चैप्टर होने वाले हैं, ये बायोलॉजी के होने वाले हैं। और बायोलॉजी का जो चैप्टर है, ये आपका हेरिडिटी। इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। दोस्तों, ये जो हेरिडिटी या फिर आनुवांशिकता जो ये चैप्टर है, बेसिकली किससे बिलोंग करता है। देखिए, आप अपने सराउंडिंग में जो आपके आसपास में वातावरण है, आप जब उसको ध्यान से देखिएगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो किसके जैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक जो इंसान होता है वो किसके जैसे होता है, वो अपने माँ बाप जैसे होता है। कोई एक जानवर जो होता है वो किसके जैसे होता है, तो वो भी अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं। कोई भी एक ट्री या फिर प्लांट जो होता है, कोई पेड़ पौधे होते हैं, तो वो भी कैसे होते हैं, अपने माँ बाप जैसे ही होते हैं। उनके जो पेरेंट ट्री हैं उनके जैसे होते हैं। तो यहाँ पे बात है कि कोई भी इंसान, कोई भी जानवर, कोई भी ट्री या फिर प्लांट या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने माँ बाप जैसे क्यों होते हैं। इसी के जो टॉपिक्स हैं, इसको डील करता है हेरिडिटी। और जैसे ही आप हेरिडिटी के चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको दो वर्ड आपको मेनली मिलेंगे, और ये एक हो गया आपका इनहेरिटेंस और दूसरा हो गया हेरिडिटी। तो देखिए, इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं। इनहेरिटेंस वंशानुक्रम होता है। वंशानुक्रम क्या है? द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक ट्रेट्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो वंशानुक्रम क्या है? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित होते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है वंशानुक्रम। अब बात आती है हेरिडिटी की, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता क्या है? देखिए, माता पिता से संतानों या फिर एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक आनुवांशिक लक्षणों का संचरण क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। देखिए, बेसिकली जो इनहेरिटेंस वर्ड है, ये क्या है? ये हेरिडिटी के अंदर आता है। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि ये आपका हेरिडिटी हो गया, और इसके अंदर में क्या पढ़ा जाएगा? यहाँ पे इनहेरिटेंस पढ़ा जाएगा। तो इनहेरिटेंस जनरली क्या होता है? ये आपका हेरिडिटी के अंदर होता है, इसके अंदर बात की जाती है। तो हेरिडिटी वर्ड यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इलेबोरेटेड है। तो देखिए, जो भी आपके प्रजनन होते हैं यानी रिप्रोडक्शन होते हैं, चाहे आपका अलैंगिक प्रजनन हो या फिर लैंगिक प्रजनन हो, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, दोनों से ही क्या होती है? भिन्नता पैदा होती है, डिफरेंस आते हैं। यहाँ पे क्या होता है? देखिए, रिप्रोडक्शन चाहे वेदर क्या एसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल हो, इसमें वेरिएशन होते ही हैं। जो आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, यानी जो आपके अलैंगिक प्रजनन होते हैं, उसमें जो आपके जो त्रुटियां आती हैं या फिर भिन्नता होती है या फिर विभिन्नता होती है, वो बहुत ही माइनर होती है, बहुत ही कम विभिन्नता आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि कोई अमीबा है, ठीक है। कोई अमीबा है और ये अमीबा अगर बाइनरी फिजन करके दो अमीबा बनाता है, तो यहाँ पे जो अमीबा होगा, ये जो अमीबा होगा, ये अपने क्या जैसे होंगे? अपने पेरेंट जैसे एग्जैक्टली होंगे। और इसमें अगर थोड़ा सा भी त्रुटि आएगा, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। और वो डिफरेंसेस किससे आते हैं? वो डिफरेंसेस आते हैं डीएनए की जब प्रतिलिपि होती है, यानी डीएनए का जब कॉपी होता है, तो उसमें थोड़ा सा क्या होता है? उसमें एरर आ जाता है, और इस एरर के वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मतलब अलैंगिक प्रजनन में क्या होती है? थोड़ी सी विभिन्नताएं आ सकती हैं। और सबसे ज़्यादा जो समानताएं होती हैं, वो अलैंगिक प्रजनन में ही होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है? सबसे ज़्यादा समानता होती है। ये क्या हो गया? ये पेरेंट अमीबा हो गया और ये फिलियल अमीबा हो गया, मतलब जो ये बच्चे हो गए। तो ये जो बच्चे हैं, वो सबसे ज़्यादा अधिक समानता किसमें होगी? अलैंगिक प्रजनन में होगी। और सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस किसमें मिलेंगे? लैंगिक प्रजनन में मिलेंगे। लैंगिक प्रजनन में इसलिए मिलेंगे क्योंकि इसमें क्या होता है? एक मेल और एक
एक जो मेल होता है और एक फीमेल होता है, इस दोनों के गैमेट्स क्या करते हैं, आपस में संयोजन करके क्या बनाते हैं, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो विभिन्नता होती है, यानी सबसे ज़्यादा जो डिफरेंसेस होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, वो किस में होते हैं, वो लैंगिक प्रजनन में होते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, अलैंगिक प्रजनन के या फिर लैंगिक प्रजनन के, तो आपको जो आंसर देना है वो है लैंगिक प्रजनन। मतलब सबसे ज़्यादा जो वेरिएशंस होते हैं वो किस में होते हैं, लैंगिक प्रजनन में होते हैं। अब देखिए विविधता का संचय, विविधता का संचय क्या है कि जो भी वेरिएशंस आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक अमीबा से उसके जो फिलियल्स बने, दो फिलियल बाइनरी फिजन के थ्रू बने, और इसमें मान लीजिए कि जब डीएनए कॉपिंग हो रहा था तो इसमें थोड़ा सा एरर आया, जिसके कारण इन दोनों ए और बी जो अमीबा है, इन दोनों में थोड़ा सा क्या हुआ, वेरिएशंस आए, थोड़ी सी विभिन्नताएं आई। तो ये जो विभिन्नताएं हैं, या फिर जो एक मेल या फिर और एक फीमेल जो गैमेट्स हैं, या फिर मेल या फिर फीमेल जो ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो गैमेट्स यहाँ पे बने हैं और इस जर्म सेल से बने जो एक ऑर्गेनिज्म फिर बना, तो इसमें जो भी विभिन्नताएं आई, जो भी वेरिएशंस आई, वो वेरिएशन क्या हो गई, इसमें आपका रिजर्व हो गया, यानी ये इसमें क्या हो गया, इसमें रिजर्व हो गया, इसमें संचयित हो गया। तो यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब भी कोई विभिन्नता आती है तो वो इस उसमें क्या होती है, उसमें क्या होता है, उसमें एक्यूमुलेट हो जाता है, वो वेरिएशन क्या होता है उसमें समाहित रहता है। और फिर जब ये ऑर्गेनिज्म फिर जब मान लीजिए कि ये अगर फीमेल रहा, तो मान लीजिए फिर किसी मेल से जब इसका यहाँ पे संयोजन होगा मेल से, तो फिर जो यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे और इस गैमेट का फिर जो संयोजन होगा, तो इससे जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे, ये इसमें जो विभिन्नताएं आएंगी वो किसकी रहेंगी, इस जनरेशन की विभिन्नताएं रहेंगी। हालांकि इनके जो ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम्स होते हैं, देखिए ऐसे तो हमारे जो ह्यूमन बींग्स में होते हैं कितने, 23 जोड़ी आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 22 क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऑटोसोमल होते हैं। तो इसमें से हालांकि आपके जो पीढ़ी के जो भी पूर्वज हैं, उनके भी जो इन्फॉर्मेशन रहते हैं इसमें संचयित रहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, लेकिन जो आपके अधिकतर जो आपके यहाँ पे जो लक्षण दिखते हैं या फिर प्रदर्शित होते हैं, वो किसके होते हैं, वो आपके प्रीवियस जनरेशन के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ज़्यादा सबसे ज़्यादा किससे मैच करेंगे, आप अपने माँ बाप से सबसे ज़्यादा मैच करेंगे, ना कि आपके जो और भी पूर्वज हैं उनसे। तो यहाँ पे होता क्या है, जो भी विविधता आती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो उस पीढ़ी में जो दूसरी पीढ़ी में जो विभिन्नताएं आई उसमें वो संचित रह जाती है। अब देखिए कि विविधताओं का अस्तित्व क्या है, कि विविधता जो भी मान लीजिए आई, मान लीजिए कि कोई एक बैक्टीरिया है, यहाँ पे देखिए कि कोई भी एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया का प्रॉपर्टी क्या है, इस बैक्टीरिया में कोई वेरिएशन आया, कोई विभिन्नता आई, डीएनए कॉपिंग के टाइम कुछ एरर हुआ या फिर कुछ भी हुआ, तो इसके कारण इसमें जो क्षमता आई, क्या आई, कि ये बहुत ही हीट यानी गर्मी का क्या कर सकता है, सामना कर सकता है। तो ये पर्यावरण डिसाइड करेगा कि ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करेगा, जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। अगर ये बैक्टीरिया किसी बहुत ही हीट वाले एरिया में अगर चला गया तो ये क्या करेगा, ये सरवाइव कर जाएगा, लेकिन ये बहुत ही कोल्ड वाले अगर एरिया में चला गया तो इस बैक्टीरिया का क्या होगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो कोई भी अगर विभिन्नता किसी भी जीव में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में आती है, तो ये पर्यावरण डिसाइड करता है कि वो आगे सस्टेन करेगी, आगे रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये जनरली पढ़ने को होता था एवोल्यूशन का जो पोर्शन होता है उसमें, हालांकि जो एवोल्यूशन का जो पोर्शन है इससे हटा दिया गया है। अब देखिए आनुवांशिकता और वंशानुगत लक्षण, हेरिडिटी और इनहेरिटेड ट्रेड्स, ये क्या होते हैं। देखिए हेरिडिटी डिटरमाइंस
हाउ ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास्ड डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो हेरिडिटी जो होते हैं, आनुवंशिकता होते हैं, ये क्या डिसाइड करते हैं, ये क्या डिटरमाइन करते हैं कि जो भी गुण है और जो भी विशेषता है वो माता पिता से संतानों में कैसे स्थानांतरित होगी। उसके बाद फिर देखिए कि जो भी संतानों में क्या होता है, संतानों को माता पिता दोनों से गुणों का संयोजन विरासत में मिलता है। देखिए जब भी आपके गैमेट्स बनते हैं लैंगिक प्रजनन में यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब भी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है, तो क्या होते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं और ये फिर संयोजन होके क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड बनाते हैं। यानी इसमें 23 क्रोमोसोम होंगे, इसमें 23 क्रोमोसोम होंगे और यहाँ पे फिर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं 46 क्रोमोसोम यानी 23 जोड़ी क्रोमोसोम, 23 पेयर्स फिर यहाँ पे बनाते हैं। तो जनरली एक जो संतान होते हैं, एक जो फिलियल होता है, एक जो बच्चा होता है, वो क्या होता है, अपने माँ बाप का क्या होता है, गुणों का संयोजन होता है। जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनके ट्रेट्स के क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं। देखिए हम इंसान अपने माँ बाप जैसे होते हैं लेकिन फिर भी क्या होते हैं, एग्जैक्टली अपने माँ बाप जैसे नहीं होते हैं, फिर भी उनमें क्या आती है, कुछ न कुछ विभिन्नता आती है। तो देखिए आपके जो हेरिडिटी का जो ये टॉपिक है और जो ये चैप्टर है, इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन आ जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है मेंडल का सिद्धांत। देखिए मेंडल ने इनहेरिटेंस को लेकर स्टडी किया, काफ़ी स्टडी किया। मेंडल से पहले भी काफ़ी लोगों ने, काफ़ी साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, लेकिन मेंडल ने इसको, उनके जो साइंटिफिक नॉलेज थे और उनके जो मैथमेटिकल नॉलेज थे, दोनों को मिक्स करके मेंडल ने मटर के पौधे पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया और उसके थ्रू क्या किया, जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उसको प्रपोज किया। तो देखिए उसने मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने मटर के जो पौधे हैं उसको, उसके साथ क्या किया था, ये प्रयोग किया था। और जो मटर के जो पौधे हैं उनमें जैसे बीज के आकार या फिर पौधे की ऊंचाई या फिर जो फूलों के रंग जैसे लक्षणों को क्या करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट में शामिल करते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक हैं किसी पौधे के। मटर का मान लीजिए पौधा है तो उसका बीज को लिया गया, उसके बीज में लिया गया कि बीज क्या है, झुर्रीदार है या फिर गोल है, पौधा लंबा है या छोटा है, फूल का रंग बैंगनी है या फिर सफ़ेद है। इस तरीके के कैरेक्टर्स को लिया गया और इस तरह के 7 लक्षण थे। हालांकि आपके किताब में 10th लेवल में ये चीज़ नहीं दिया हुआ है, ये चीज़ आपके 11th लेवल में काफ़ी डिटेल्स में दिया हुआ है। तो जो हायर लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं या फिर हायर क्लासेस में आप जब पढ़ेंगे तो ये आपको मिलेंगे कि 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पे मेंडल ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। और मेंडल ने जो भी प्रयोग किया था वो क्या किया था, विपरीत लक्षणों पर किया था। विपरीत लक्षणों पर किया था, जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है या फिर ट्रेड्स हैं उसमें उसमें क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि अगर बीज के आकार पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि बीज गोल है या फिर झुर्रीदार है। पौधे की ऊंचाई पर अगर उसने एक्सपेरिमेंट किया मेंडल ने, तो फिर वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, लंबे हैं पौधे या फिर छोटे हैं। तो ये दो विपरीत जो लक्षण है, उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या फिर ट्रेट्स पे उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। अब देखिए जो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे, उन एक्सपेरिमेंट के जो रिज़ल्ट आए वो रिज़ल्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो देखिए मेंडल का जो प्रयोग है, मेंडल का एक्सपेरिमेंट है, इसमें मेंडल ने विपरीत लक्षणों को क्या किया, शामिल किया। देखिए मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था इसमें जो पहली पीढ़ी थी यानी जो F1 जनरेशन था, यहाँ पे केवल पैतृक गुण यानी जो पेरेंटल ट्रेट्स हैं वही एक्सप्रेस हुए, वही व्यक्त हुआ।
और एक गुण दूसरे पर प्रभुत्व को दर्शाया, यानी प्रभाव को दर्शाया। तो ये क्या चीज़ है? देखिए मान लीजिए कि एक लंबा पौधा है, मटर का मान लीजिए कोई पौधा है, मटर का कोई पौधा है, एक क्या है, एक लंबा है और एक छोटा है, ठीक है। तो इस लंबे पौधे का जो यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे जीनोटाइप देखेंगे, तो जो लंबे पौधे हैं, मेंडल ने क्या किया कि इसको कैसे दर्शाया, 2 कैपिटल टी से दर्शाया, और जो स्मॉल जो प्लांट था मटर का, उसको स्मॉल टी से दर्शाया, 2। अब देखिए इसके जो गैमेट्स बनेंगे तो किस तरीके से बनेंगे, और इसका जो F1 जनरेशन में सॉरी जो जब इसको एक लंबे पौधे को एक छोटे पौधे से जब यहाँ पे संयोजन कराया जाएगा, संकरण कराया जाएगा, तो क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी से यहाँ पे जब ये फॉर्मेशन करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर ये जो आपके कैपिटल टी है और इस टी से जब ये क्या करेगा, संयोजन करेगा, तो कैपिटल टी फिर स्मॉल टी। फिर यहाँ भी क्या बनेंगे आपके, कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर यहाँ भी आपके क्या बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी जो यहाँ पे पहली बार जो संकरण होगा, पहला जो यहाँ पे संकरण होगा एक लंबा पौधा और एक छोटा पौधा में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो सारे पौधे जो आए हैं, ये सारे के सारे जो पौधे यहाँ पे संस्करण के थ्रू यहाँ पे जो उत्पन्न हुए हैं संकरण के थ्रू, तो ये क्या होंगे, सारे के सारे लंबे होंगे। और यहाँ पे देखिए लंबे इसलिए हो रहे हैं कि जो कैपिटल टी है ये क्या है, ये प्रभावी है, ये जो एलील है ये प्रभावी है, जिसके कारण जो स्मॉल टी वाला जो लक्षण है वो प्रदर्शित नहीं हो पा रहा है। और यही चीज़ यहाँ पे है कि जो यहाँ पे F1 जनरेशन में हुआ, क्या हुआ कि सारे के सारे जो पैतृक यहाँ पे जो गुण थे वही व्यक्त हुआ, और उसमें भी क्या हुआ कि एक गुण दूसरे पर क्या हुआ, प्रभाव को दर्शाया, प्रभुत्व को दर्शाया, यानी जो प्रभावी लक्षण थे वही प्रकट हुए। यानी जो लंबा है ये पौधा, ये जो लक्षण है लंबे होने का जो लक्षण है ये क्या है, ये इसमें प्रभावी हुआ, और क्या हुआ, जो भी यहाँ पे कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हुए लंबाई का, ये क्या हुआ, यहाँ पे प्रभावी लक्षण को ही क्या हुआ, F1 जनरेशन में प्रदर्शित हुआ। अब फिर मेंडल ने क्या किया, मेंडल को ये जानना था कि ये जो छोटा पौधा है उसका क्या हुआ। तो देखिए फिर यहाँ पे क्या हुआ, इस F2 जनरेशन में जब यहाँ पे संकरण कराया गया, फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे जो लंबा पौधा था वो क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरा भी जो लंबा पौधा था वो भी क्या था, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जब इसको यहाँ पे संकरण कराया गया तो यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटल टी और कैपिटल टी आया, फिर उसके बाद कैपिटल टी और स्मॉल टी आया, फिर उसके बाद देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर यहाँ पे क्या आया, 2 स्मॉल टी आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पौधा तो आपका लंबा हुआ, ये भी आपका लंबा हो गया, ये भी आपका लंबा हो गया। एक पौधा फिर क्या हुआ, एक पौधा यहाँ पे छोटा हो गया, जो दोनों स्मॉल टी आया। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको पूछता है, आपके यहाँ पे जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो दिया हुआ है। फिनोटिपिक रेशियो वो होता है जो हम लोग देख पाते हैं, जो बाहर से जो दिखते हैं जो लक्षण, कि ये जो कैपिटल टी है ये तो आपका लंबा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है ये भी आपका लंबा है पौधा, और कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ पे जो बना है ये भी लंबा है, लेकिन दोनों स्मॉल टी है, ये पौधा छोटा हो गया। तो देखिए 3 पौधे क्या हुए, आपके लंबे हो गए F2 जनरेशन में, और एक पौधा क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको पूछा जाएगा कि F1 जनरेशन में क्या हुआ, जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया गया, मोनो हाइब्रिड मतलब एक ही लक्षण को जब यहाँ पे ध्यान में रखकर यहाँ पे क्रॉस किया गया, तो F1 जनरेशन में जो भी लक्षण आए वो क्या आए, पैतृक गुण के जो प्रभावी लक्षण थे वही प्रदर्शित हुए। प्रभावी लक्षण क्या है और अप्रभावी लक्षण क्या है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो F1 जनरेशन में सिर्फ प्रभावी लक्षण आए और सारे के सारे जो पौधे थे वो क्या हुए, लंबे हुए।
लेकिन F2 जनरेशन में जैसे ही यहाँ पे फिर से यहाँ पे संकरण कराया गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आपके फिनोटिपिक जो रेशियो आया वो 3:1 आया। अब देखिए दूसरा पीढ़ी में क्या हुआ, जो लक्षण स्वतंत्र रूप से अलग हो गए थे वो नए संयोजन से सामने आ गए F2 जनरेशन में। तो देखिए क्या मतलब, क्या बोल रहा है कि दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ, लक्षण स्वतंत्र रूप से अलग हो गए, लक्षण स्वतंत्र रूप से अलग हो गए और नए संयोजन से क्या हुए, सामने आए। तो इसका मतलब जो ये छोटा जो पौधा है, ये जो छोटा पौधा है, इसका जो कैरेक्टर है या फिर ट्रेड्स है वो यहाँ पे संचित था F1 जनरेशन में, लेकिन यहाँ पे सारे पौधे क्या थे, लंबे दिख रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे संचित था। F2 जनरेशन में जब इसी को आपस में क्या कराया गया, स्वपरागन कराया गया, ये सारे के सारे जो लंबे पौधे हुए थे F1 जनरेशन में उसी को स्वपरागन कराया गया F2 जनरेशन में, तब क्या आया, 3:1 रेशियो में यहाँ पे इन्होंने लंबाई को प्रदर्शित किया। यानी 3 पौधे क्या हुए थे, लंबे हुए थे और एक पौधा छोटा हुआ। देखिए ये जो आपके मोनो हाइब्रिड जो यहाँ पे क्रॉस कराया गया, तो उसमें आपका क्या हुआ, 3:1 फिनोटिपिक रेशियो आया। और जो डाई हाइब्रिड क्रॉस किया गया था तो उसमें क्या आया था, उसमें आपका 9:3:3:1 आया। डाई हाइब्रिड क्रॉस में, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया गया था, आपके जो लंबाई है या फिर जो आपके राउंड शेप है और जो कलर है मटर के दाने का, उस पे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कराया गया था दो लक्षण को लेके डाई हाइब्रिड क्रॉस में। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो आपके यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो आए हैं, जो आपके एनसीईआरटी की किताब में दी हुई है, वो है 9:3:3:1। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या आया आपका यहाँ पे, 3:1 आया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब देखिए कि जो प्रभावी लक्षण है और जो अप्रभावी लक्षण है वो क्या चीज़ है। देखिए डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स क्या है। देखिए प्रभावी लक्षण जो होता है, डोमिनेंट ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड व्हेन एट लीस्ट वन कॉपी ऑफ द जीन इज प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल क्या होता है, टॉल प्लांट्स। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें जो F1 जनरेशन में क्या हुआ, सारे के सारे पौधे देखिए क्या हुए, यहाँ पे लंबे हुए। इसमें कैपिटल टी था और स्मॉल टी था, इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी था, इसमें भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, मतलब चारों पौधे में यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटल टी और स्मॉल टी था। यानी अगर कैपिटल टी मौजूद रहता है तो क्या होता है, पौधे लंबे हो जाते हैं। तो यही चीज़ है कि प्रभावी लक्षण किसको बोलते हैं। प्रभावी लक्षण में क्या होता है, जब प्रभावी लक्षण तब व्यक्त होता है जब कम से कम क्या होता है, जीन कम से कम क्या होता है, जीन की एक प्रति उसमें मौजूद रहती है, तो वो पौधा क्या दिखेगा, लंबा ही दिखेगा। अप्रभावी लक्षण कब व्यक्त होता है, अप्रभावी लक्षण कब दिखेगा, अप्रभावी लक्षण तभी दिखेगा जब जीन की क्या होती है, दो प्रतियां मौजूद रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए जो F2 जनरेशन में आपके यहाँ पे जो ये स्मॉल टी दोनों स्मॉल टी यहाँ पे जो आए इस पौधे में, ये पौधा कैसा हुआ, ये पौधा छोटा हुआ। तो ये पौधा जो छोटा हुआ, ये क्यों छोटा हुआ, क्योंकि इसमें जो भी जीन मौजूद है, दोनों ही जीन क्या है, ये रेसेसिव जीन है। ये दोनों ही जीन क्या है, अप्रभावी है, जिसके वजह से क्या हो गया, पौधा छोटा हो गया। यानी रेसेसिव ट्रेट्स तभी एक्सप्रेस्ड होते हैं जब टू कॉपीज उस जीन के मौजूद होते हैं, रेसेसिव जीन के टू कॉपीज होते हैं, तभी वो जो रेसेसिव आपके ट्रेट्स हैं वो एक्सप्रेस हो जाएंगे। तो यही है प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। अब देखिए इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस। तो पौधे की ऊंचाई और बीज के आकार जैसे लक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विरासत में मिले। मान लीजिए ये जो मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने 7 लक्षण पे किया था। तो ये जो भी 7 लक्षण थे एक दूसरे से क्या थे, एक दूसरे से स्वतंत्र थे, किसी से अटैच्ड नहीं थे कि जो लंबे पौधे होंगे वो ही गोल हो सकते, लंबे पौधे ही उनके बीज जो है गोल हो सकते हैं, या फिर छोटे पौधे जो है उनके जो बीज होंगे वो रिंकल्ड होंगे, झुर्रीदार होंगे। ऐसा कुछ लिंक्ड नहीं था कैरेक्टर्स।
जो भी ट्रेड्स थे वो एक दूसरे से क्या थे, स्वतंत्र थे और विरासत में मिले हुए थे। तो इसी को कहा जाता है इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस। और देखिए प्रजनन के दौरान क्या होते हैं, जीन जो होते हैं वो यादृच्छिक वर्गीकरण के कारण क्या होते हैं, संतानों को लक्षणों के विभिन्न संयोजन से विरासत में मिल सकते हैं। जो भी जीन होते हैं वो क्या होते हैं, रैंडमली क्या होते हैं, यहाँ पे असॉर्टमेंट इनका होता है और ये फिर एक्सप्रेस होते हैं किसी भी फिलियल में, किसी भी संतान में, किसी भी बच्चे में। तो यही चीज़ है। और देखिए मेंडल ने जो भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए मटर के पौधे पे, उन्होंने 3 यहाँ पे लॉ दिए। और एक जो लॉ है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस है। इसमें क्या हुआ, लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम लोगों ने क्या देखा, जो कि प्रभावी जीन है, जब वो उसका एक भी अगर कॉपी मौजूद रह जाता है किसी ऑर्गेनिज्म में, तो क्या होता है, जो प्रभावी लक्षण है, फॉर एग्जांपल लंबाई जो है पौधे का, वो प्रभावी लक्षण था तो प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित कर देता है। दूसरा आपका हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा हो गया आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 3 लॉ यहाँ पे मेंडल ने दिए थे और ये तीनों जो लॉ हैं, ये तीनों लॉ आपके यहाँ पे 10th की किताब में जो है आपकी नहीं दी गई हैं, सिर्फ डिफाइन किया गया है कहानी की तरह, और ये हायर क्लासेस में आपको पढ़ने को है। तो यहाँ पे फिर भी आपको प्रभावी और अप्रभावी लक्षण जो है, इसके थ्रू यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस को दिखा दिया गया है आपके चैप्टर में। तो ये 3 यहाँ पे नियम मेंडल ने दिए थे। देखिए मैकेनिज्म क्या होता है हेरिडिटी का। फॉर एग्जांपल आप समझिए कि हेरिडिटी किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेल्यूलर जो डीएनए होते हैं किसी भी सेल में, मान लीजिए कि कोई मटर का पौधा है, उसके सेल में जो आपका यहाँ पे डीएनए है, ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर में डीएनए होता है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम के अंदर में जो यहाँ पे डीएनए होगा, ये जो डीएनए होगा इसमें क्या होगा, इस डीएनए में प्रोटीन बनाने की जानकारी क्या होती है, एनकोडेड होती है, जो यहाँ पे क्या करते हैं, जो बदले में क्या करते हैं, विभिन्न विशेषताओं या लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो मान लीजिए कोई एक डीएनए का सीक्वेंस है, इस क्रोमोसोम में लंबाई का जो पौधा है, मान लीजिए उसमें क्या है, उसमें जो डीएनए है वहाँ पे क्या बन रहा है, डीएनए क्या कर रहा है, एक प्रोटीन को एनकोड कर रहा है, वो प्रोटीन क्या कर रहा है, उसके खास लक्षण को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि मान लीजिए कि जो आपके डोमिनेंट कैरेक्टर जो हैं आपके, जैसे लंबाई है, वो लंबाई वाला जो यहाँ पे डीएनए का सीक्वेंस है, वो एक खास तरह का जो प्रोटीन है उसको एनकोड करेगा, और वो प्रोटीन जो है, वो प्रोटीन क्या करेगा, जो लंबाई होने का जो हार्मोन है उसको यहाँ पे ज़्यादा उत्पन्न करेगा, परिणाम स्वरूप क्या होगा, पौधे लंबे होंगे। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म काम करता है। अब देखिए आपका लैंगिक प्रजनन में माता पिता दोनों का योगदान। देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ पेरेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ पेरेंट्स कंट्रीब्यूट इक्वली टू द डीएनए ऑफ द ऑफस्प्रिंग। जैसे कोई भी ऑफस्प्रिंग होता है उनमें, जैसे मान लीजिए कि कोई एक मेल है, ये मेल का साइन है, इससे दर्शाते हैं, और ये फीमेल का है। तो कोई भी मेल है या फिर कोई भी फीमेल है, इनमें इनके जो बच्चे होते हैं, इनके जो फिलियल होते हैं, ये इनके जो डीएनए होते हैं, इनके जो डीएनए होते हैं ये क्या होते हैं, इनका इनका जो डीएनए होता है, तो ये कितना होता है, 46 होता है, 23 जोड़ी होता है इंसान में। तो ये क्या होते हैं, 50% क्या होते हैं अपने क्या होते हैं, मेल से होते हैं, और 50% क्या होते हैं, फीमेल से होते हैं डीएनए। ये क्या हाफ हाफ होते हैं। और फिर देखिए माता पिता एक ही जीन की 2 प्रति का योगदान क्या करते हैं, प्रत्येक माता पिता एक ही जीन की 1 प्रति का योगदान करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संतानों को जीन के 2 सेट क्या होते हैं, विरासत में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मेल जो है, इसका पेरेंट्स जो है, पिता, वो क्या है, लंबा है, और इसका माँ जो है इस बच्चे का, वो क्या है, छोटा है, लंबाई में छोटा है। तो
ये जो पेरेंट्स से यहाँ पे इसके जो जीन मिले हैं, एक सेट जीन किसका मिलेगा, ये लंबाई का भी मिलेगा, और एक सेट जो मदर है उससे छोटा का भी जीन मिलेगा। मतलब जो लंबाई है उसका जो छोटा जीन है, मतलब जो हाइट उसका कम है, उसके जो जीन है उसका एक सेट इसको भी मिलेगा, बच्चे को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो प्रदर्शित होते हैं। तो जो लंबाई होता है वो जनरली प्रभावी होता है। तो आप नोटिस कीजिएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी मेल या फिर फीमेल में कोई भी अगर हाइट ज़्यादा है तो क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, हाइट में इस फीमेल से लंबे ही होंगे। तो ये जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो प्रदर्शित होते हैं। और ये जो प्रभावी लक्षण जो हाइट का जो यहाँ पे जीन है वो एक सेट मिलेगा फादर से, और एक सेट क्या मिलेगा, मदर से भी मिलेगा। और दोनों का जो लक्षण है, दोनों का जो ट्रेट है वो आपको यहाँ पे जीन में मिल जाएगा। मतलब लंबाई का भी मिलेगा और हाइट जो कम है उसका भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस बच्चे में रिजर्व होगा, और यहाँ पे जो प्रभावी लक्षण होंगे वो ही सिर्फ प्रदर्शित होंगे। यानी जीन यहाँ पे क्या मिलेगा, लंबाई का भी मिलेगा और जो हाइट छोटा है उसका भी मिलेगा एक सेट। लेकिन यहाँ पे प्रदर्शित क्या होगा, बच्चे में प्रदर्शित होगा ये लंबाई, दिखेगा कि बच्चा लंबा है। लेकिन उसके अंदर में क्या है, उसके अंदर में छोटा यहाँ पे जो हाइट है उसका भी एक सेट जीन मौजूद है। जब फ्यूचर में, इन फ्यूचर में मान लीजिए इसका शादी हो गया किसी कम हाइट वाले यहाँ पे फीमेल से, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो एक ऑफस्प्रिंग होगा, बच्चा होगा, वो क्या होगा, उसका हाइट छोटा होगा। क्योंकि इस बच्चे के अंदर में जो हाइट कम है इसके मदर का, इसका भी एक सेट जीन क्या है, मौजूद है। तो इस तरीके के यहाँ पे चांसेस बनते हैं। अब उसके बाद देखिए जनन कोशिकाओं का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल। जर्म सेल का निर्माण, देखिए जर्म सेल अंडरगो a process to ensure they contain only one set of gene as opposed to the two set found in other body cell। जैसे जर्म सेल, कोई भी जर्म सेल होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, चाहे स्पर्म हो चाहे ओवम हो, ये दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं। यानी 23 क्रोमोसोम इसमें मिलते हैं और इसमें भी 23 मिलते हैं, और फिर बाद में संयोजन होकर के 46 क्रोमोसोम बनाते हैं, यानी 23 जोड़ी क्रोमोसोम बनाते हैं। तो जनन कोशिकाएं जो भी होती हैं वो जो सोमेटिक सेल होते हैं, यानी बॉडी के जो अन्य कोशिकाएं होती हैं उनमें, जैसे आपके हाथ है, आपके हाथ जो है वो, उसमें कितने, उसमें जो कोशिका होंगे उसमें जो क्रोमोसोम की यहाँ पे संख्या होगी ये 46 होगी। लेकिन आपका जो गैमेट्स बनेगा, सॉरी आपका जो जर्म सेल होगा, स्पर्म या फिर ओवम, उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ 23 ही क्रोमोसोम होंगे। यानी जो आपके यहाँ पे क्रोमोसोम उसमें इनहेरिट होगा या फिर आपके जर्म सेल बनेंगे, उसमें जीन के केवल एक ही सेट मौजूद रहेंगे। अब देखिए प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक माता पिता से एक गुणसूत्र प्राप्त करती है, जिससे संतानों में आनुवंशिक विविधता सुनिश्चित होती है। तो जो भी विविधता होती है एक बच्चे में या फिर एक फिलियल में या फिर एक ऑफस्प्रिंग में, तो ये क्या होती है, ये उनके जो माँ बाप से जो भी गुणसूत्र मिले होते हैं उनसे ही क्या होती हैं, विविधता आती हैं। अब देखिए कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है इंसानों में। यहाँ पे इस चैप्टर में जनरली फोकस किया गया है इंसानों को ही, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी, कि यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरीके के, मुझे लगते हैं। और जो मेंडल के कुछ एक्सपेरिमेंट थे मटर के पौधे के, उनसे भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए जो लिंग निर्धारण होता है, ये लिंग निर्धारण अलग अलग जो जीव होते हैं उसमें अलग अलग होते हैं। कुछ जो जीव होते हैं वो पर्यावरण पे यानी इन्वायरमेंट पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। और देखिए कुछ जो होते हैं, फॉर एग्जांपल मनुष्यों में क्या होता है, यहाँ पे जो भी ये आपका लिंग का निर्धारण होता है वो आनुवांशिक रूप से निर्धारित होते हैं। लिंग काफ़ी हद तक, मतलब इंसानों के जो बच्चे होंगे, ऑफस्प्रिंग होंगे या फिलियल होंगे, वो मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे, ये काफ़ी हद तक
काफ़ी हद तक किस पे डिपेंड करते हैं, जेनेटिक्स पे डिपेंड करते हैं। और देखिए कुछ जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे रेप्टाइल्स जो होते हैं, सरीसृप होते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि अगर मान लीजिए टेम्परेचर ज़्यादा हो या फिर कम हो, उस हिसाब से मेल या फिर फीमेल यहाँ पे उनके बच्चे होते हैं। लेकिन इंसानों में जो बच्चे पैदा होती हैं वो काफ़ी हद तक क्या करते हैं, आनुवांशिक रूप से निर्धारित होते हैं। तो देखिए आनुवांशिक रूप से निर्धारण होने का यहाँ पे आधार क्या है, जेनेटिक जो बेसिस है सेक्स डिटर्मिनेशन का इंसानों में, वो क्या है, उसका आधार क्या है। देखिए जो भी मानव में लिंग निर्धारण के लिए जो गुणसूत्र होती हैं, विरासत में मिली होती हैं, वो पूर्ण रूप से क्या होती है, पूर्ण जोड़ी नहीं होती है। मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, हमेशा क्या होता है, वो क्या होता है, हमेशा पैर में मौजूद नहीं होता है। जैसे आपके जो मेल और फीमेल से, देखिए मान लीजिए मेल का जो यहाँ पे आपका क्रोमोसोम होगा, सेक्स क्रोमोसोम, मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम होगा उसको हम लोग किसमें डिनोट करते हैं, एक्स वाई से डिनोट करते हैं। और फीमेल का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है ये हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एक्स एक्स से डिनोट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कि इनके मेल होने के चांसेस हैं या फिर फीमेल, तो ये किस तरीके से संयोजन होता है, जैसे एक्स एक्स तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यानी क्या होगा, ये गर्ल होगा। एक्स वाई तो फिर यहाँ पे क्या होगा, सॉरी एक्स एक्स फिर से यहाँ पे अगर यहाँ पे करेगा तो ये फिर क्या होगा, ये फिर लड़की होगा। एक्स वाई यहाँ पे क्या होगा, लड़की होगा। और फिर यहाँ पे एक्स वाई तो यहाँ भी लड़की होगा, या लड़का होगा, सॉरी ये एक्स वाई लड़का होता है, ये एक्स वाई लड़का, एक्स एक्स लड़की। तो 50-50% चांसेस होते हैं कि ये आपके क्या होंगे, जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, लड़की होंगे या फिर लड़का होंगे। इसका 50-50% चांस रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो आए हैं रिजल्ट उनके हिसाब से। और लेकिन देखिए जो मेल होते हैं वही डिटरमाइन करते हैं कि बच्चे जो होंगे, जो होने वाला जो बच्चा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। क्योंकि देखिए जो मेल होता है उसमें क्या, कौन से क्रोमोसोम होते हैं, उसमें एक्स और वाई के यहाँ पे क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और जो फीमेल होते हैं उनके क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। तो देखिए इससे जो आपका इससे अब मान लीजिए कि मेल से एक्स यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो आया, और फीमेल से तो एक्स एक्स है, दो यहाँ पे एक्स है। तो फीमेल से कोई भी यहाँ पे क्रोमोसोम आएगा तो वो क्या ही आएगा, एक्स आएगा। यहाँ से वाई आने के चांसेस तो है नहीं, तो सिर्फ एक्स आएगा। तो अगर मेल से एक्स मिलेगा तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये फिर यहाँ पे गर्ल हो जाएगी। और अगर मेल से वाई क्रोमोसोम मिला और फीमेल से एक्स क्रोमोसोम, तो यहाँ पे क्या होगा, लड़का होगा, यानी बॉय होगा। तो यहाँ पे आपके क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं पूछा जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मेल होते हैं उसके क्या होते हैं, किससे डिनोट करते हैं, तो इसको एक्स वाई से डिनोट करते हैं। फीमेल को किससे डिनोट करते हैं, एक्स एक्स से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो भी संतान होते हैं वो अपने माँ से कौन से गुणसूत्र प्राप्त करते हैं, तो एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। और और रही बात कि जो बच्चे होते हैं या फिर ऑफ स्प्रिंग या फिर फिलियल, जो भी आप बोले, जो बच्चे होंगे या होने मतलब होंगे बच्चे, जो वो बच्चे उनका जो लिंग होता है यानी सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो कौन डिसाइड करता है, तो ये डिसाइड करता है जो उसके फादर से जो क्रोमोसोम मिलेंगे, एक्स मिलेंगे या फिर वाई क्रोमोसोम मिलेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि जो बच्चा होने वाला है वो मेल होगा या फिर फीमेल। तो दोस्तों यहाँ पे जो इवोल्यूशन वाला पोर्शन था उसको हटा दिया गया है, इसलिए हम लोग सिर्फ जो हेरिडिटी वाला पोर्शन है उसी को हम लोग यहाँ पे देखे हैं। और इन फ्यूचर जब जो एमसीक्यू वाला जब सीरीज़ आएगा या फिर वन लिनियर का जब सीरीज़ आएगा, तो हो सकता है किसी में हम लोग क्या करेंगे, जो एवोल्यूशन वाला पोर्शन था उसको हम लोग थोड़ा देख लेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।